नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ईयर की स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल ईयर डिस्कस कर चुके थे, ईयर पिना और यूज टेक एंड ट्यूब के बारे में। अब हम मिडल ईयर में इंसर्ट करते हैं और मिडल ईयर में आप सभी जानते हैं कि टोटल 4 आइटम्स होते हैं। साउंड जाके टकराती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, उससे हिलती है ईयर बोन्स, ईयर ओसिकल्स। प्रेशर मेंटेन करने के लिए होती है यूज टेक एंड ट्यूब, और बोन वगैरह को मूव कराने के लिए होती है मसल्स, ऑडिटरी मसल, यूज टेक एंड ट्यूब, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ओसिकल्स। ये 4 चीज़ मिलके बनाती है मिडिल ईयर को। 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज़ जो डिस्कस हो रही है दैट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोला जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ईयर ड्रम भी कहा जाता है। ये ईयर पिना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जहाँ जाके ख़त्म हुई वहाँ जो पर्दा लगा हुआ होगा दैट विल बी नोन एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी मिडिल ईयर का पहला पार्ट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक बहुत ही पतला सा पर्दा होता है जिसकी थिकनेस ओनली 0.1 mm होती है, जिसकी थिकनेस इतना पतला होता है कि इसकी मोटाई 0.1 mm होती है। इसलिए कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट ईयर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो सकती है, फट सकती है। ये अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ले तो पहली चीज़ ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी पर्दा होता है। यानी अगर पीछे की तरफ फ्लूइड इकट्ठा हुआ, ठीक है, टर्बिड हो जाएगा, पीछे अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो ये गुलाबी कलर का नजर आएगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे होने वाली घटनाएं आसानी से ऑटोस्कोप से देखी जा सकती है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से भी क्रिएट हो गया कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑटोस्कोप। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज करने के लिए काम में लिया जाएगा उसे किस खास नाम से जाना जाएगा? उसे ऑटोस्कोप के नाम से जाना जाएगा। अगर ये एक्सटर्नल ईयर है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और आप सभी को दिख रहा है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कभी भी ये जैसे मैंने बनाया 90 डिग्री एंगल पे नहीं होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमेशा याद रखिएगा 55 डिग्री, फ्लोर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 55 डिग्री का एंगल बना के रहता है। इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विथ ओरिजिन, फॉर्म्स 55 डिग्री एंगल विथ ओरिजिन। ओरिजिन के साथ में ये 55 डिग्री का एंगल बनाती है, 55 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कुछ खासियत और देखी जाए तो इसका नॉर्मल कलर पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ओटाइटिस मीडिया होगी, हो सकता है ओटाइटिस मीडिया में सीरस फ्लूइड भर जाए या पस भर जाए या ब्लड भर जाए, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर इसके नॉर्मल कलर की बात की जाए तो याद रखिएगा इट विल बी पर्लिश ग्रे, पर्ली ग्रे, यानी मोती जैसा होगा और हल्का ग्रेइश होगा, नहीं तो मोती जैसा होगा और हल्का सा वाइट होगा। पर्लिश ग्रे या पर्ली वाइट कलर होता है किसका? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। बेसिकली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ऑटोस्कोप की मदद से अगर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट, हम नहीं, आप नहीं, ईएनटी स्पेशलिस्ट अगर ऑटोस्कोप की मदद से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को मूव कराने की कोशिश करे तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेंटर से नहीं हिलेगा। सेंटर से ये बोन वगैरह से जुड़ा रहता है, इसलिए हिलता नहीं है। केवल कहाँ से हिलता है? चारों तरफ की पेरीफेरी से हिलता है। सो मेंशन कर सकते हैं इट इज़ मूवेबल ओनली एट पेरीफेरी, इट विल बी मूवेबल एट पेरीफेरी। सेंटर से मूव नहीं करेगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन केवल और केवल कहाँ मूव करेगा? पेरीफेरी पे मूव करेगा। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिरकार नेचर ने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बनाई ही क्यों? देखिएगा डियर, 2 फंक्शंस होते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के। फंक्शन नंबर फर्स्ट, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो ईयर पिना से ईयर कैनाल में घुस गया, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो मिडिल ईयर से होकर, इंटरनल ईयर से होकर नर्व की मदद से ब्रेन तक चला जाता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश है। तो उससे एक्सटर्नल ईयर से बाकी स्ट्रक्चर्स तक जानने से रोकने के लिए एक बीच में पर्दा लगाया गया है। जी हाँ, इसलिए इसका पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ मिडिल एंड इंटरनल ईयर। मिडिल ऑब्लिक इंटरनल ईयर के प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने जो पर्दा लगाया उसका नाम क्या? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। और दूसरा, साउंड वेव जाती है और डायरेक्ट इंटरनल ईयर में ऐसी मैकेनिज्म नहीं है
कि वो साउंड वेव्स को परसीव कर सके। इंटरनल ईयर में तो फ्लूइड भरा रहता है और फ्लूइड हिलेगा तब वहाँ पे हियरिंग सुनाई देगी। और फ्लूइड कब हिलेगा? जब उसके पर्दे को हिलाया जाएगा। जी हाँ, बाहर से साउंड वेव्स आती है और साउंड वेव्स टकराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे फिर मूव कराती है किसको? ईयर बोन्स को। तो ईयर ऑसिकल्स में मूवमेंट, ईयर ऑसिकल में मूवमेंट करवाने का काम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, रप्चर्ड, तो जो साउंड वेव्स है उसकी वजह से ये हिलेगी नहीं, और ये नहीं हिलेगी तो ईयर ऑसिकल्स भी, कान की हड्डियां भी नहीं हिलेगी, तो हमारे इनर ईयर तक मैसेज जाएगा ही नहीं और हमें सुनाई नहीं देगा। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या ब्रेन में तकलीफ है? नहीं। इट मीन्स न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं है। क्या इंटरनल ईयर के ईयर सेल्स में या कोक्लिया में गड़बड़ी हुई है? नहीं। इसका मतलब सेंसरी हियरिंग लॉस नहीं है। तो तकलीफ कहाँ हुई? तो साउंड के कंडक्शन में तकलीफ हुई कि बाहर से साउंड वेव्स इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंची, क्योंकि कान का पर्दा फटा हुआ है। इसलिए इसकी वजह से होने वाले हियरिंग लॉस को कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहा जाता है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो होने वाले हियरिंग लॉस को कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहा जाता है। यहाँ से भी कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी रप्चर की? किसी वजह से अगर रप्चर भी हुई तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर, कि सबसे कॉमनली ये किस साइट पे रप्चर होगा? अगर एक ह्यूमन बॉडी आपके सामने बनाऊं मैं, एक ह्यूमन फेस बनाया जाए, ये हेड पोर्शन आ गया, ये नोज पोर्शन आ गया, ये माउथ पोर्शन आ गया, और ये ईयर, और ईयर में अंदर की तरफ लगी हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस पैटर्न में। तो बेटा जी याद रखिएगा, आगे वाला पोर्शन एंटीरियर होगा, पीछे वाला पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर और ये नीचे इंफीरियर। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये आगे भी है और नीचे भी है। दिस सेगमेंट इज एंटीरो इंफीरियर एंड इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर। जी हाँ, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज एंटीरो इंफीरियर। कान में आगे वाला और नीचे वाली सरफेस जो होती है वो बहुत आसानी से रप्चर हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्लिनिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय मेरिंजाइटिस? मायरिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? तो बेटा जी याद रखिएगा, ईयर ड्रम के लिए मायरिंजेज वर्ड भी आता है। मायरिंजेज वर्ड किसके लिए आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए वर्ड काम में आता है मायरिंजेज। ईयर ड्रम बोलो, चाहे मायरिंजेज बोलो, चाहे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलो, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, ऑब्वियसली बात है, तो घटना क्या कहलाएगी? मायरिंजाइटिस कहलाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन को, और मिडिल ईयर के भी खासकर कौन से पार्ट में? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ईयर ड्रम में इन्फ्लामेशन को मायरिंजाइटिस कहा जाता है। लेकिन अगर कल को एग्जामिनर एक इसी से मिलते जुलते टर्म पूछ लेता है, टिम्पेनाइटिस, व्हाई डू मीन बाय टिम्पेनाइटिस? तो टिम्पेनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर ड्रम नहीं है। टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, पूरा मिडिल ईयर, जिसमें 4 चीज़ें आती है। मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को टिम्पेनाइटिस कहते हैं, बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को तो मेरिंजाइटिस कहा जाता है। टिम्पेनाइटिस से मिलता जुलता ही एक वर्ड और होता है बेटा जी, टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस जिसे मेटियोरिज्म भी कहा जाता है, मेटियोरिज्म। तो जरूरी नहीं है बहुत फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करें। टिम्पेनाइटिस तो मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन, लेकिन टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में हद से ज़्यादा गैस का भर जाना, एक्सेसिव फ्लैटस इन इंटेस्टाइन। जी हाँ, अगर इंटेस्टाइन में हद से ज़्यादा गैस फॉर्मेशन हो जाती है तो उससे मेटियोरिज्म नहीं तो टिम्पेनाइटिस कहा जाता है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। कई बार जब ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, मिडिल ईयर में पस भर जाती है, ब्लड भर जाता है, तो जानबूझ के छेद किया जाता है और छेद करके पस को ड्रेन कर दिया जाता है, या छेद करके ट्यूब्स लगा दी जाती है, और वहाँ के लिए एक टर्म काम में आती है जिसे कहा जाता है टिम्पेनोस्टोमी। टिम्पेनोस्टोमी, टिम्पेनोस्टोमी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ ओपनिंग, क्रिएशन ऑफ ओपनिंग इन ईयर ड्रम, क्रिएशन ऑफ ओपनिंग इन ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में कोई ओपनिंग क्रिएट करना क्या कहलाता है? टिम्पेनोस्टोमी कहलाता है। और इसके लिए सर्टेन टाइप्स की ट्यूब्स काम में ली जाती है।
ट्यूब्स आर यूज, छेद कर दिया जाता है और छेद करने के बाद छोटे छोटे ठीक है ईयर पियर्सिंग ट्यूब्स की तरह छोटी ट्यूब्स डाल दी जाती है, जिसकी वजह से मिडिल ईयर का पस एक्सटर्नल ईयर की तरफ ड्रेन होता रहता है। ये टिम्पेनोस्टोमी की तरफ से हुई। एक सर्जरी होती है डियर विच इज नोन एज मायरिंगोप्लास्टी। एक टर्म और होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, मायरिंगोप्लास्टी। तो मायरिंगो का मतलब तो हो गया टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, और प्लास्टी यानी रिपेयरिंग। अगर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन फट गई है किसी वजह से, अगर किसी के कान का पर्दा फट जाता है तो उसको रिपेयर करने की जो सर्जरी को कहते हैं उसे कहा जाता है टिम्पेनोप्लास्टी, रिपेयरिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। कान के पर्दे के रप्चर को रिपेयर करना टिम्पेनोप्लास्टी या मायरिंगोप्लास्टी कहलाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी क्रिएट हुआ था, टिम्पेनोप्लास्टी यानी जानबूझ के कान में छेद करना, और इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी। देखिएगा, अगर कान का पर्दा किसी इंजरी की वजह से फटा, अगर कान का पर्दा किसी इंजरी की वजह से फटा तो डियर उसकी मोस्ट कॉमन साइट हमने क्या लिखी थी, उसकी मोस्ट कॉमन साइट हमने लिखी थी एंटीरो इन्फीरियर ईयर, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट। लेकिन अगर आप मायरिंगोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं या टिम्पेनोस्टोमी करते हैं, सॉरी, अगर कान के पर्दे में खुद चाक करके छेद करते हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरो इन्फीरियर। ट्रोमा से डैमेज होने की मोस्ट कॉमन जगह एंटीरो इन्फीरियर, जबकि सर्जरी करके आप जो खुद छेद करते हैं उसकी मोस्ट कॉमन साइट पोस्टीरो इन्फीरियर, क्योंकि वहाँ हीलिंग बहुत ही आसानी से हो पाती है वापस, इसलिए ज़्यादातर छेद पोस्टीरो इन्फीरियर सेगमेंट में किए जाते हैं। मायरिंगोप्लास्टी यानी टिम्पेनी जो मेम्ब्रेन है उसकी रिपेयरिंग करना। लेकिन अगर कल को एक बड़ी टर्म आ जाए टिम्पेनोप्लास्टी, डियर हमने कहा कि टिम्पेनाइटिस का मतलब मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन, तो टिम्पेनोप्लास्टी यानी मिडिल ईयर में, जी हाँ, एक तो कान के पर्दे को ठीक करना, तो कान के पर्दे को ठीक करना कहलाएगा मायरिंगोप्लास्टी, और कान की हड्डियों को ठीक करना और कान की छोटी छोटी हड्डियों को ठीक करना कहलाएगा ओसिकुलोप्लास्टी। ओसिकुलोप्लास्टी प्लस मायरिंगोप्लास्टी, तो इन दोनों को मिला के किस नाम से जाना जाता है, इन दोनों को मिला के टिम्पेनोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका तीसरा सेगमेंट पूरा हुआ। पहले हमने ईयर पिना पढ़ा, फिर हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पढ़ी, और तीसरा कंपोनेंट पढ़ा जिसका नाम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आप आराम से नोट कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्लियर है डियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आने वाला है दैट इज ईयर ओसिकल्स। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। डी सेगमेंट वो है मिडिल ईयर में पाई जाने वाली हड्डियां, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां होती है और वाइब्रेट करती है, ओसिकुलेट करती है, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, ईयर ओसिकल्स हुआ। बेटा जी याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना, बाहर से अंदर इनका सीक्वेंस होता है मेलियस, इनकस, स्टेपिज, मिस नाम से याद रखिएगा। सीक्वेंस अगर इनकी बात की जाए कि बाहर से अंदर की तरफ इनका क्या सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस आउटर टू इनर, तो सीक्वेंस हमेशा होगा मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। इनके बारे में कुछ खासियत सुनिएगा। सबसे छोटी जो बोन होती है वो होती है स्टेपिज। हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोई बोन होती है दैट इज स्टेपिज, कान के अंदर पाई जाने वाली। ये स्टेपिज बोन सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, और इससे जुड़ी हुई जो मसल्स होगी वो कैसी होगी, वो स्मॉलेस्ट मसल होगी। तो सबसे छोटी बोन कौन सी, सबसे छोटी बोन आ गई आपके सामने स्टेपिज। अब इन तीनों के बारे में कुछ खास गुण देखिएगा। पहली होगी मेलियस, दूसरी होगी इनकस, और तीसरी होगी स्टेपिज। देखिएगा बेटा जी, इसकी जो मेलियस की जो शेप होती है वो हथौड़े के आकार की होती है, हैमर जैसी, हथौड़े के आकार की, ऐसी यूं, ये हैमर शेप होगी। जबकि जो इनकस होती है इसकी आकार होती है एनविल, जी हाँ, हथौड़ा जिस चीज पे प्रहार करता है उसके जैसी, ऐसी एनविल, छीनी जैसी, ठीक है, सिंपल जिस पे हथौड़ा प्रहार करता है, यूं करके यूं, ऐसी एनविल यूं होगी, इससे ठोकेगा टेढ़ारी आगे से काट देगी। और लास्ट में जो स्टीरअप होती है वो घोड़े के रकाब जैसी, स्टीरअप जैसी। तो जब आप घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े पे चढ़ने के लिए अपने पैर को जिस रकाब में डालते हैं ऐसी शेप की होगी। तो एक तो होती है हैमर शेप की,
एक एनविल शेप की और एक स्टीरअप शेप की। इनमें सबसे छोटी सबसे लास्ट वाली होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। मेलियस, इनका स्टेपीज, हैमर, एनविल और स्टीरअप। अब इनका जो जॉइंट होता है डियर याद रखेगा, अगर मेलियस को मिला दिया जाए किसके साथ में, इनकस के साथ में, तो जॉइंट कौन सा जॉइंट कहलाएगा, जॉइंट का नाम होगा इनकूडोमेलियस, इनकूडोमेलियस जॉइंट। द जॉइंट विल बी नोन एज इनकूडोमेलियस जॉइंट। जबकि अगर इनकस को जोड़ दिया जाए किसके साथ में, स्टेपीज के साथ में, तो जॉइंट कौन सा होगा, इनकूडो स्टेपेडियस जॉइंट। इनकस के लिए वर्ड आ गया इनकूडो, तो जॉइंट का नाम हो गया इनकूडोमेलियस जॉइंट या इनकूडोस्टेपेडियस जॉइंट। इस जॉइंट की खासियत ये होती है कि ये साइनोवियल जॉइंट होता है सैडल टाइप का। इट इज ऑफ सैडल टाइप जॉइंट। सैडल जॉइंट होती है जिसमें एक सरफेस दूसरे पे घूमती है, जबकि ये वाला जो जॉइंट होगा ये बॉल एंड सॉकेट जैसा शोल्डर जॉइंट होता है हमारा, वैसा ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा जी कि इनकूडोस्टेपेडियस जॉइंट किस कैटेगरी का होता है, तो आपका जवाब होगा ये होगा बॉल एंड सॉकेट कैटेगरी का। जबकि इनकूडोमेलियस जो जॉइंट होगा वो कौन सी कैटेगरी का होगा, सैडल जॉइंट का होगा। खास बात देखिए स्टेपीज की कि हमारे कान का जो पर्दा है ईयर पिना, इसमें सलेवटें वगैरह डिप्रेशंस वगैरह हैं, ये सारे साउंड वेव्स को इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करने के बाद उन्हें एक कैनाल में डाल देते हैं और उस कैनाल को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस कैनाल में साउंड वेव्स आती है और आते आते वो एक पर्दे से टकराती है जिसे कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जब पर्दा वाइब्रेट करेगा तो पर्दा खुद से जुड़ी हुई बोन्स को, जिसमें पहली बोन्स होगी मेलियस, फिर मेलियस किसको हिलाएगी, इनकस को, और इनकस फिर किसको हिलाएगी, स्टेपीज को। ऐसे तीनों हड्डियां आगे से आगे हिलती है और फिर ये आखिरकार जुड़ी रहती है किससे, इंटरनल ईयर से। इंटरनल ईयर में डियर याद रखेगा यहाँ एक विंडो खिड़की होती है जिसे कहते हैं ओवल विंडो। अ विंडो इज नोन एज ओवल विंडो। और इंटरनल ईयर में भरा रहता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड में छोटे छोटे हेयर्स वाली सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं हेयर सेल, हेयर सेल। जैसे ही साउंड वेव्स आएगी तो ये इकट्ठी करके कान में डालेगा, यहाँ से पर्दा हिलेगा, यहाँ से हड्डियाँ हिलेगी और आखिरकार स्टेपीज बोन जाके ओवल विंडो से टकराएगी। जैसे ही पर्दे से टकराएगी तो ये फ्लूइड हिलेगा, फ्लूइड हिलेगा तो हेयर सेल हिलेगी, और हेयर सेल हिलेगी तो इस मैसेज को लेके कोक्लियर नर्व ब्रेन के पास चली नहीं जाएगी और हमें सुनाई दे जाएगा। ये हियरिंग का पूरा प्रोसेस होता है इस ढंग से। अगर किसी पेशेंट में स्टेपीज ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, और अगर स्टेपीज ज़्यादा ग्रोथ करी तो आप जानते हैं जाके परमानेंटली किसके साथ जुड़ जाएगी, राउंड ओवल विंडो के साथ जुड़ जाएगी। अगर परमानेंट ओवल विंडो के साथ जुड़ गई, इसका मतलब अब ये कितना ही पीछे से साउंड वेव्स क्यों ना हो, ये हड्डी मूव नहीं करेगी तो अंदर फ्लूइड नहीं हिलेगा और हमें सुनाई नहीं देगा। उस बीमारी को कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। दैट डिजीज इज नॉन एज ओटोस्क्लेरोसिस। जी हाँ, ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्टेपीज विथ ओवल विंडो। हमने कहा फ्यूजन ऑफ स्टेपीज विथ ओवल विंडो इज नॉन एज ओटोस्क्लेरोसिस। इसे इस खास नाम से जाना जाता है। देखिएगा डियर, यहाँ तक साउंड किस में कैरी कर रही थी, यहाँ तक साउंड एयर में ट्रैवल हो रही थी, एयर में। बाहर से साउंड आई और बाहर से साउंड किस में ट्रैवल करती आई, एयर में, एक्सटर्नल ईयर में, एयर में चली। इनर ईयर में जाएगी तो किस में रन करेगी, फ्लूइड में। एक जगह एयर में रन कर रही थी, एक जगह डायरेक्ट किस में मूव करेगी, फ्लूइड में। अगर साउंड वेव्स डायरेक्ट एयर से आके फ्लूइड में घुसेगी तो वो फ्लूइड में डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो फ्लूइड को हिला ही नहीं पाएगी। इसलिए नेचर ने जानबूझ के बीच में हड्डियां डाली ताकि साउंड वेव पे, हवा में आने वाली साउंड वेव्स किसको हिलाए, हड्डियों को हिलाए, और फिर हड्डियां किसको हिलाए, फ्लूइड को हिलाए। इस खास गुण को, क्योंकि यहाँ हवा की स्पीड और उसका कैरेक्टर अलग होगा साउंड वेव्स का, और यहाँ फ्लूइड में साउंड वेव्स का कैरेक्टर अलग होगा, और इन दोनों में साउंड वेव्स बराबर स्पीड से मूव कर सके उसकी मैचिंग का काम बोन करती है, और इस घटना को कहा जाता है इम्पीडेंस मैचिंग। जी हाँ, इम्पीडेंस मैचिंग। अगर कोई आपसे ईयर बोन का फंक्शन पूछे, जैसा कि पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इट इज ऑलवेज इम्पीडेंस मैचिंग।
ठीक है। एयर में ट्रैवल करने वाली साउंड वेव्स को उसकी वाइब्रेशंस को ले लेना और फ्लूइड को वाइब्रेट कर देना, ये घटना कहलाती है इम्पीडेंस मैचिंग। और ये काम करती है मिडिल ईयर की बोन। एक्सटर्नल ईयर का काम, पिना का काम साउंड को कलेक्ट करना, इसका काम साउंड को आगे कंडक्ट करवाना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम बोन को वाइब्रेट करवाना और बोन का काम इम्पीडेंस मैचिंग का करवाना। क्लियर है जी। यहाँ कंप्लीट होता है आपका ईयर बोन्स। अब देखिएगा मिडिल ईयर में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आने वाली है दैट इज ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स, कान के मिडिल ईयर में दो मसल्स होती है डियर, हमेशा याद रखिएगा। दीज विल बी सिचुएटेड इन मिडिल ईयर, और दो होगी। एक मसल ऐसी होगी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होगी, उसका नाम होगा टेंसर टिम्पेनाई, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। और एक मसल ऐसी होगी जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज से जुड़ी होगी, और उसका नाम होगा स्टेपेडियस। दोनों हड्डियों, दोनों मसल्स की यूटिलिटी देखिएगा। ये जुड़ी होती है, टेंसर टिम्पेनाई विल बी अटैच्ड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जबकि स्टेपेडियस विल बी अटैच्ड टू स्टेपीज बोन। सबसे छोटी बोन कौन? स्टेपीज, इसलिए स्मॉलेस्ट मसल भी कौन? स्टेपेडियस। इट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए, इन दोनों का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि टाइटनिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगर तेज आवाज आए, बहुत तेज आवाज आए बाहर से, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टाइट कर देना ताकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और इसी प्रकार इसका काम होता है टाइटनिंग ऑफ स्टेपीज। स्टेपीज को टाइट कर देना ताकि स्टेपीज को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ये सब कुछ टाइटनिंग कब की जाएगी? ऑन लाउड नॉइज। जब बाहर से कैसी साउंड आएगी अचानक कान में, लाउड नॉइज आती है, तो कान के पर्दे को और कान की हड्डियों को टाइट कर दिया जाता है ताकि वो भयंकर वाइब्रेट ना हो और भयंकर नुकसान ना हो जाए। और इनको वाइब्रेट करने के लिए टाइट करने के लिए दो मसल काम में आती है, टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपेडियस। बस क्वेश्चन यहाँ से आता है डियर कि टेंसर टिम्पेनाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टी टेंसर टिम्पेनाई, तो जवाब होगा ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 5। और स्टेपेडियस को करती है फेशियल नर्व। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एग्जामिनर डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्ट पूछता है कि मान लो किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किसको हटा दिया गया? स्टेपेडियस को हटा दिया गया, स्टेपेडियस मसल को हटा दिया गया, तो बताइए कौन सी नर्व की फंक्शनिंग चेक करोगे? तो फेशियल नर्व की, क्योंकि स्टेपीज के साथ फेशियल जुड़ी है। अगर स्टेपीज को हटा रहे हैं तो फेशियल के डैमेज होने की पूरे चांसेज हैं। तो अगला एग्जामिनर पूछता है कैसे पता लगाओगे? तो हम कहेंगे आईब्रो का एलिवेशन। क्लाइंट को कहेंगे अपने आईब्रो ऊपर करें, या ठीक है, जिस साइड डैमेज हो उस साइड का आईब्रो एलिवेट करें। आईब्रो एलिवेट करवा के हम पेशेंट का क्या करवाना चाहेंगे? फेशियल नर्व की फंक्शनिंग को चेक करेंगे। चलिए डियर, ये दो मसल्स थी जिनके बारे में खास जानकारी हमने ली। इंटरनल ईयर का, मिडिल ईयर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, मिडिल ईयर में टोटल 4 कंपोनेंट, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, ईयर बोन हो गया, ईयर मसल्स हो गया, और अगली जो चीज आ रही है दैट इज यूस्टेकियन ट्यूब। ट्यूब का नाम बोले यूस्टेकियन ट्यूब। देखिएगा डियर, अगर ये किसी का ईयर पिना है, ये उसकी टिम्पेनिक यूस्टेकियन कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पाया जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये वाला सारा हिस्सा कहलाता है मिडिल ईयर। और फिर यहाँ होगा इंटरनल ईयर। अब समझिएगा क्या होगा। और प्लस पेशेंट के गले में होगी फेरिंग्स। यहाँ ये तो सीन हो गया साइड में, अगर गले की बात की जाए तो गले, ये गला होगा, उसका फेरिंग्स होगा नेजोफेरिंग्स। दिस विल बी नेजोफेरिंग्स। यहां से एक ट्यूब होती है जो यहां से निकल के मिडिल ईयर में चली जाती है, ऐसी। इस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। दोनों साइड होगी, दोनों कान के पर्दे के अंदर की तरफ से, और सीधा, जी हाँ, कान को कनेक्ट करती है हमारे थ्रोट के साथ, गले के साथ। इस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्योंकि ये फेरिंग्स को टिम्पेनम से कनेक्ट कर रही है, इसलिए इसे टिम्पेनोफेरिंजियल ट्यूब भी कहा जाता है।
दैट्स वाई इट इज नोन एज टिम्पेनोफेरिंजियल ट्यूब। इसे टिम्पेनोफेरिंजियल ट्यूब भी कहते हैं। बाहर से कान के पर्दे पे जितना प्रेशर आता है उसके बराबर सामने से प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका होगा? यूस्टेकियन ट्यूब का काम होगा। मेंटेन इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के दोनों साइड इक्विवेलेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन सी मेम्ब्रेन करेगी? तो जवाब आएगा ये काम, सॉरी, जो ट्यूब करेगी उस ट्यूब का नाम क्या होगा? यूस्टेकियन ट्यूब होगा। देखिए एडल्ट में ये ऐसे लंबी होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और ऐसे इरेक्ट होती है। तो अगर यहाँ फेरिंग्स में कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसके मिडिल ईयर में घुसने की संभावनाएं कम है, जबकि बच्चों में घुसने की संभावनाएं ज़्यादा। इसलिए बच्चों में फेरिंग से कोई भी चीज़ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के इधर चली जाती है मिडिल ईयर में और हो जाता है ओटाइटिस मीडिया। इसलिए हमने कहा कि बच्चों में मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन चाइल्ड, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन चाइल्ड, तो आपका जवाब होगा यूस्टेकियन ट्यूब। जी हाँ, सबसे कॉमन रूट कौन सा होता है? यूस्टेकियन ट्यूब होता है। और यूस्टेकियन ट्यूब की जो लेंथ होती है डियर, इट इज अप्रोक्स 36 mm। 36 mm, 36 mm का मतलब कितना हो गया? 3.6 सेंटीमीटर। जी हाँ, 36 mm होती है और इसका काम होता है दोनों साइड प्रेशर को क्या करके रखना? मेंटेन करके रखना। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।